नमस्कार दोस्तों, एजुपेडो इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4, जिसका नाम है कार्यपालिका। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम एक एक करके सभी चैप्टर की वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें, और अगर कोई कमी उसमें आपको नज़र आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसमें जाकर कमेंट करें, बताएं कि क्या समस्या है। हम उसके अनुसार अपनी क्वालिटी को विकसित करने की और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और सब्सक्राइब के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल यानी एक घंटी का बटन होता है, उसको जरूर दबाएं, जिससे क्या होगा कि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंच जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो कार्यपालिका का मतलब है कि सरकार का वह अंग जो नियमों और कानूनों को संगठन में लागू करता है, कार्यपालिका कहलाता है। जिसमें कई प्रकार की, और ऐसा होता है कि जो कार्यपालिका है वो कई प्रकार की होती है। कार्यपालिका का मतलब ये है कि वो सरकार के द्वारा बनाए गए कामों को या नियमों को या कानूनों को जनता में लागू करता है। अब कार्यपालिका की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और योजनाओं को लागू करता है। विधायिका का मतलब होता है कि जो हमारी संसद या फिर राज्य की विधानसभा कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री नहीं होते, बल्कि पूरा प्रशासनिक ढांचा इसके अंदर आता है। अब यहाँ पे प्रशासनिक ढांचे का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं कि सरकार तो हर 5 साल में या उससे पहले आती और जाती रहती है, लेकिन देश सिर्फ सरकारों से नहीं चलता, बल्कि एक अस्थाई प्रशासनिक ढांचे से चलता है, जिसमें आपने सुना भी होगा कि आईएएस आईपीएस होते हैं, यानी डीएम, कलेक्टर, एसडीएम, आईपीएस में आपके कमिश्नर, एसएसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, डीसीपी, ये एसीपी, ये सब होते हैं। तो ये लोग कानून व्यवस्था और जो भी नीतियां हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से लागू करवाने में सरकार की मदद करते हैं। और अगर कोई सरकार नहीं होती तो राष्ट्रपति के अधीन कार्य होता है सारा। और यहाँ पे सिविल सेवा के सदस्य भी इसमें आते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें सब सिविल सेवा के सदस्य आते हैं। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, कार्यपालिका के प्रकार। तो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती हैं, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। अब राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, तो जैसे कि आपने पीछे देखा अभी कि राजनीतिक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्री, ठीक है, उसके मंत्री यानी सरकार में जो मंत्री होते हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हो या फिर नॉर्मल मंत्री हो, सभी जो है राजनीतिक कार्यपालिका के अंग हैं। और जब हम बात करते हैं अस्थायी कार्यपालिका की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आईएएस और आईपीएस और इसके अलावा राज्य में लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, यानी एक तरह से सिविल सेवा के, यानी सिविल सेवा में सदस्य जो हैं वो अस्थायी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। अब शक्ति के आधार पर कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं, तो शक्ति के आधार पर कार्यपालिका को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, और दूसरे नंबर पे है अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, और तीसरा है संसदीय कार्यपालिका, जो कि भारत में लागू है। तो आइए एक एक करके इनके बारे में विस्तार से प्राप्त करते हैं ज्ञान। सबसे पहले अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्या होती है, तो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति सैद्धांतिक और कार्यकारी दोनों ही रूप से बहुत शक्तिशाली होता है। दोस्तों, यहाँ सैद्धांतिक और कार्यकारी का मतलब है कि संविधान में उसको बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ दी गई होती हैं, और रोज के प्रतिदिन की जो कार्य करने की शक्तियाँ हैं वो भी उसे दी गई होती है, और वो अकेला ही निर्णय लेने की क्षमता रखता है
किसी भी समस्या पर या किसी भी टॉपिक पर। आज यहाँ पर जब हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की, तो अमेरिका जो कि पूरे विश्व में एक उदाहरण है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का, जिसका राष्ट्रपति संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति माना जाता है, वहाँ पर अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का कार्य होता है या वो लागू है। उसके अलावा ब्राज़ील के साथ और भी जो अमेरिका के, लैटिन अमेरिका के देश हैं, उनमें भी व्यवस्था पाई जाती है। आइए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। तो अर्ध अध्यक्षात्मक का मतलब ये है कि आधे आधे अध्यक्ष हो जाते हैं, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही होते हैं इस देश में, किसी भी देश में इस प्रकार की व्यवस्था में। तो राष्ट्रपति राष्ट्र का और जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति को दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं और इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करता है, लेकिन वो उसके पास ये शक्ति नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सके, क्योंकि वह चुनकर आया है और जनता के प्रति उत्तरदायी है। रूस, श्रीलंका जैसे देशों में इस व्यवस्था को अपनाया गया है। और जब हम बात करते हैं संसदीय कार्यपालिका की, तो भारत एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका और सफल संसदीय कार्यपालिका रही है। यहाँ का लोकतंत्र भी काफ़ी सफल रहा है। तो संसदीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में देश का प्रमुख राष्ट्रपति या राजा होता है और इनके पास नाम मात्र की शक्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इनके पास कोई शक्ति नहीं होती, बहुत कम शक्ति होती है, बस कुछ विशेष परिस्थितियों में इनके पास शक्ति रहती है। राष्ट्रपति या राजा की सारी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के साथ करता है। हाँ, यानी इसलिए इसे कहा जाता है कि नाम मात्र की शक्तियां हैं, कि उसको शक्तियां तो दी गई है, लेकिन वो अकेले यानी राष्ट्रपति अकेले अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सलाह के बाद, और यूं कह लीजिए कि उनके बिना वो उसका कोई महत्व नहीं है उसकी शक्तियों का। और फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, पुर्तगाल और भारत में व्यवस्था अपनाई गई है। अब बात करते हैं भारत में संसदीय कार्यपालिका का या कार्यपालिका की क्या व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। जैसे केंद्र में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री होता है और उसके मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद बनती है उसकी। ठीक उसी प्रकार से राज्यों में मुख्यमंत्री होता है और उनकी कैबिनेट होती है, उसमें मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है। और जिस प्रकार से पूरे देश के संविधान की देखरेख राष्ट्रपति करता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल पूरे संवैधानिक तंत्र की देखरेख करता है कि संविधान के अनुसार शासन चल रहा है या नहीं चल रहा। और इसके बाद औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, परंतु वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद ही इन शक्तियों का उपयोग करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राष्ट्रपति के पास सिर्फ नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का जो चुनाव है, यानी जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव है, वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण पद्धति के अनुसार होता है। अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, इसके बारे में अगर आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप हमारी पिछली वीडियो देख लें, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। आपको समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में सब समझ में आ जाएगा। अब एकल संक्रमण पद्धति के अनुसार होता है, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण पद्धति के अनुसार होता है। यहाँ दोस्तों आपको एकल संक्रमण पद्धति समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन मैं उसको आसान बना देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, एक अगर हम उदाहरण ले लें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश की लगभग जनसंख्या है 20 करोड़
और वहाँ पर विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी यूं कहें कि वहाँ पर कुल विधायकों की संख्या कितनी है, तो लगभग 405 कुछ ऐसे ही है, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन 400 के ऊपर है। चलिए मान लेते हैं 400, और कुल जनसंख्या है 19 करोड़ समथिंग, तो उसे हम 20 करोड़ मान लेते हैं। तो अब एकल संक्रमण पद्धति का मतलब है कि जितने भी विधायक होते हैं एक राज्य में, और जितनी उनकी संख्या होती है, यानी जनसंख्या जो प्रदेश की होती है, उस जनसंख्या को उन विधायकों की संख्या से भाग दे दिया जाता है, और जो भी आता है उसको मान लिया जाता है एक वोट या एक सदस्य वोट, किसके लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और यही प्रक्रिया हर राज्य में अपनाई जाती है कि हर राज्य में उसकी विधान परिषद में या विधानसभा में जितने सदस्य हैं, उन सदस्यों की संख्या से, यानी उन विधायकों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या को भाग दे दिया जाता है, और जितना आता है उसको माना जाता है एक वोट राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो उसे हम कहते हैं एकल संक्रमण पद्धति। आशा करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आया होगा, और अगर फिर भी समझ ना आया हो तो आप हमारी पिछली वीडियो देखें, उसमें आपको और बेहतर समझ में आएगा। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, जिसमें अप्रत्यक्ष विधि का मतलब ये है कि डायरेक्ट हम या जनता वोट करके राष्ट्रपति को नहीं चुनती, बल्कि उसको हम जिन लोगों को चुनते हैं, जैसे हम सांसद को चुनते हैं संसद में जाने के लिए, और यानी लोकसभा में जाने के लिए, और विधानसभा में जाने के लिए हम चुनते हैं विधायकों को। तो ये विधायक और निर्वाचित सांसद ये राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं, लेकिन विधायक राष्ट्रपति के लिए वोट कैसे करते हैं वो मैंने आपको अभी एकल संक्रमण पद्धति समझाई। तो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब विधायकों और सांसदों को जो मत उनके क्षेत्र में मिलते हैं, राष्ट्रपति के लिए मतदान करते समय उनके मत राष्ट्रपति को मिल जाते हैं। एकल संक्रमण विधि का अर्थ यह है कि यदि निर्वाचन में एक से अधिक उम्मीदवार हैं तो मतदान में मतदाता अपना वरीयता क्रम लिखेगा। यहाँ पे एकल संक्रमण विधि का अर्थ ये है कि अगर 4 प्रत्याशी हैं और निश्चित संख्या 50% है, और बाकी चारों को मान लीजिए कि किन्हीं 2 को मिले 25-25% और एक को मिले 40% और एक को मिले 10%। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि जो कम वाले हैं, जो सबसे कम है उसको हटा दिया जाएगा और उसका मतदान जोड़ दिया जाएगा अगले वाले में जिसको अधिक प्राप्त हो रहे हैं उससे, और फिर दोबारा दूसरी प्रक्रिया होगी और दोबारा से वोटिंग होगी, दोबारा से गणना की जाएगी। और अगर उस बार भी किसी व्यक्ति को, यानी जितने निर्धारित मत हैं, यानी 50% मान लीजिए निर्धारित हैं, तो अगर 50% नहीं मिलते हैं तो दोबारा तीसरी प्रक्रिया की जाएगी। ऐसे ही कर तब तक ये प्रक्रिया की जाएगी जब तक निर्धारित मतदान प्राप्त नहीं हो जाते उस उम्मीदवार को राष्ट्रपति के लिए। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अब ये कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में कि भारत में राष्ट्रपति संविधान का रखवाला होता है, यानी यह देखता है कि सरकार संवैधानिक तंत्र के अनुसार चल रही है या नहीं चल रही। जब तक राष्ट्रपति संविधान का स्वयं उल्लंघन ना करे तब तक राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना संभव नहीं है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से भी अधिक मतों से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही इसे हटाया जा सकता है, और ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। आज़ाद भारत में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की। अभी हमने पीछे पढ़ा कि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, लेकिन मैंने उसमें एक वाक्य कहा था कि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार यानी विशेष शक्तियां आ जाती हैं। तो वो विशेष परिस्थितियां क्या हो सकती हैं, आइए जान लेते हैं। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति किसी बिल को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। वीटो का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयक को लंबे समय के लिए रोक सकता है, यानी उसके पास ऐसा अधिकार है कि अगर वो किसी बिल पे
अपनी राय नहीं दे पा रहा है तो उसे बहुत लंबे समय तक अपने पास रख सकता है। चुनाव के बाद कई नेताओं के दावों के बाद निर्णय ले कि कौन नेता प्रधानमंत्री बनेगा। जी हाँ, गठबंधन की सरकार में क्या होता है, जब 1989 के बाद भारत में जब कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे कम होने लग गया और गठबंधन सरकारों का उदय होने लग गया, किसी एक पार्टी को चुनाव में भारी बहुमत ना मिल पाया, बहुमत में नहीं वो जब आ पाए, तो कई पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाने का निर्णय किया या यूं कहें समझौता करके सरकार बनाने की कोशिश की। तो ऐसे समय में राष्ट्रपति की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो किसको आमंत्रित करे प्रधानमंत्री बनने के लिए। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं कि 1998 में जब भाजपा को 144, जहां तक मुझे याद है भाजपा को 144 सांसद यानी कि 144 सदस्य उसके जीते थे लोकसभा चुनाव में, और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन बाकी पार्टियों के पास भी जो मतदान थे, कांग्रेस के पास भी इतने अधिक मतदान नहीं थे कि, और वो 100 से भी नीचे थी, और बाकी लोगों के पास भी 15, 20, 25 ऐसे 10, 5 ऐसे जो है कि संसद सदस्य थे। तो इसकी वजह से किसी को बहुमत मिल नहीं पाया। तो राष्ट्रपति ने ऐसे समय में भाजपा को सबसे बड़ा दल होने के नाते उनको प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रण भेजा, और भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, और राष्ट्रपति ने उन्हें मौका दिया कि आप किसी भी तरह जो है जादुई आंकड़ा सिद्ध कीजिए। जादुई आंकड़े का मतलब है कि बहुमत सिद्ध कीजिए लोकसभा में, और वाजपेयी जी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए किसी भी तरीके से, वो नहीं जुटा पाए समर्थन, और इस वजह से ये इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी की सरकार मात्र 13 दिनों में गिर गई। तो भाजपा गठबंधन की जो सरकार थी वो मात्र 13 दिनों में गिर गई। तो इसके बारे में हम और जो है कि चर्चा करेंगे दूसरी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो यहाँ पे मैं जब बात कर रहा था राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की आवश्यकता क्यों है? तो राष्ट्रपति की आवश्यकता क्यों है, तो ये ठीक वही प्रश्न है कि प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता क्यों है। तो संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पर सरकारें कभी भी हटाई जा सकती हैं, इसलिए देश को चलाने के लिए अस्थायी राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि राष्ट्रपति की जरूरत होती है किसी भी देश को। अब हम बात करते हैं